नमस्कार दोस्तों। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज का हमारी मैराथन रहेगी कंप्यूटर और हिंदी की। जैसे कि कल हमने मैराथन ली थी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पर। तो अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट पहले वो क्लास देखो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपके राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हम देखो कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो सीपीयू को। किसे कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फुल फॉर्म के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, सभी फुल फॉर्म के बारे में अभी बताएंगे आपको। अगला देखें कि डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना है। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना है तो वर्ल्ड वाइड एरिया वेब, वेब, वर्ल्ड विड वर्ल्ड और वाइड वर्ल्ड वेब। तो डब्ल्यू डब्ल्यू ई की फुल फॉर्म क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड, याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू की फुल फॉर्म है। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। अगला देखो फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ फुल फॉर्म देखें कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या है एएलयू की फुल फॉर्म तो हिंदी में देखो अंकगणितीय तर्क इकाई होती है और इंग्लिश में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। दोनों में पूछा जाएगा आपको। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। याद रखना अंकगणितीय तर्क इकाई। अगला देखो सीडी की क्या बताना है। सीडी की फुल फॉर्म बताना है। सीडी की क्या होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सीडी की फुल फॉर्म होती है अपने कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखना सीडी की फुल फॉर्म। आगे है डीओएस की फुल फॉर्म बताना है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस की फुल फॉर्म होती है। अगला ईमेल की फुल फॉर्म बताना है तो ईमेल की देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल की फुल फॉर्म होती है। किसकी ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले देखो कि एफएक्यू की फुल फॉर्म बताना है अपने को। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है ये एफक्यू तो फ्रीडम आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगला देखो जीबी की बतानी है। क्या बतानी है जीबी की फुल फॉर्म बतानी है। तो आप सभी को पता है जीबी की क्या होती है गीगाबाइट। क्या होती है जीबी की होती है गीगाबाइट। एक जीबी में कितना एमबी होता है सभी को बताना है कि एक जीबी में कितना एमबी होता है। तो आप सभी को बताना है एक जीबी में कितना एमबी होता है। अभी पटवारी में रिसेंट पूछा गया था क्वेश्चन कि एक टीबी में एक जीबी में कितना टीबी होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे हम चर्चा करेंगे सारे जीबी के बारे में, टीबी, एमबी के बारे में। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एक जीबी में एक एमबी में कितना जीबी होता है। अगला देखो अगला है HTML की फुल फॉर्म बताना है। तो HTML की फुल फॉर्म जो 2022 का राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई है ये फुल फॉर्म। तो क्या होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म। अगला देखो ISP की फुल फॉर्म बताना है। क्या है ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्या होता है इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता। याद रखना इंग्लिश में भी याद रखना आप। इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर होती है ISP की फुल फॉर्म। अगला देखो JPEG की फुल फॉर्म बताना है। क्या है JPEG की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG की
फ़ोटो के पीछे लगा होता है ना अपना, जैसे जेपीजी, वीडियो के MP3 वैसे, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला देखो केबी के बारे में। केबी की फुल फॉर्म, तो केबी की किलोबाइट होती है। क्या होती है? किलोबाइट केबी की फुल फॉर्म होती है। और एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD की फुल फॉर्म। अगला नेक्स्ट कि MB की फुल फॉर्म बतानी है। MB की होती है मेगाबाइट। क्या होती है? MB की होती है मेगाबाइट। और मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, पक्का राजस्थान पुलिस में नहीं तो कर्मचारी में तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, 4th ग्रेड कर्मचारी में। तो मोडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम की याद रखना, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला देखो MS की फुल फॉर्म बतानी है। MS की होती है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट होती है MS की फुल फॉर्म। अगला NIC की, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला देखो पेन की फुल फॉर्म बतानी है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PIN की क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला PNG की फुल फॉर्म बतानी है। क्या? PNG की, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होती है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG की फुल फॉर्म। अगला देखो इम्पोर्टेंट है ये, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्या है? SMTP की फुल फॉर्म बताना है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP की। और अगला है TB। TB की आप सभी को पता है क्या होती है? टेराबाइट। क्या होती है? टेराबाइट। अगला देखो VIRUS की फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो VIRS की वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, याद रखना आप सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? परम है, सिद्धार्थ है, एका है, अनुराग है। अनुराग है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर बताना है कौन सा है? तो सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर B राइट होगा अपना। क्या नाम है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कितने? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, विट, सुंदर पिचाई। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर C अपना राइट होगा, विंट शेर्प। किसे? विंट शेर्प को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला देखो CPU की फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है CPU की? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होता है? CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर A अपना राइट होगा। CPU की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अगला देखो रैम की फुल फॉर्म बताना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या रन एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में सभी को बताना। अभी आगे चर्चा करेंगे हम ROM की फुल फॉर्म के बारे में। तो देखो अगला क्वेश्चन कि ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रीड ओनली मेमोरी। ROM की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। याद रखें रियल नहीं है, देखो ऑप्शन में बारीक सा अंतर है बस। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर A अपना राइट होगा।
तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करना कि आगामी जो भी मैराथन आएगी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। अगला देखो, कुछ बात करते हैं हम मेमोरी इकाइयों के बारे में। तो देखो बिट, बिट क्या है? बिट क्या है? तो ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? याद रखना, बिट है ना कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में आते हैं निबल। निबल आता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखना, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। कितने? 4 बिट्स होते हैं एक निबल में, सभी याद रखना। अभी पटवारी में पूछा गया था सेम टू डिट्टो क्वेश्चन ऐसा ही कुंजियों से। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अगला देखो बाइट। 3 नंबर पे क्या होता है? पहले बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में देखो, एक बाइट में कितने होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। याद रखना, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला देखो, बिट हो गया, निबल हो गया, बाइट हो गया, उसके बाद में KB, किलोबाइट, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, सभी को याद रखना है ऐसे सीक्वेंस टाइप। देखो बड़े से छोटे से लगा रखा है बड़े तक। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है। और 1 MB बराबर देखो 1024 किलोबाइट होता है। जो आगे ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस वाइज, MB का GB में आ जाएगा, GB का MB में आ जाएगा ऐसे। तो KB का जैसे बाइट में चला गया 1024, और MB का किलोबाइट में चला जाएगा, GB का MB में चला जाएगा। आप सभी को पता है हमें पर डे की कितना मिलती है? 1024 MB मिलता है, यानी 1.5 GB मिलता है। 1 GB मिलता है 1024। तो देखो, तो एक GB में 1024 MB होता है। फिर एक TB में 1024 गीगाबाइट यानी GB होता है। एक PB में, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप। एक PB में तो 1000 टेराबाइट्स होता है। फिर एक EB में 1000 पेंटाबाइट्स। फिर ZB में एक्साबाइट, फिर जियोटाबाइट। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो जियोटाबाइट सबसे बड़ी इकाई होती है। अगला देखो कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बिट, बाइट, मीटर, मिलीमीटर। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो बिट से मापी जाती है। किससे? बिट से। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? क्या है? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस, एगलबोर्ड, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। अगला देखो कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एटारिस, ENIAC, डेंडी, नोवला। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का तो ENIAC। क्या था? ENIAC नाम था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा, ENIAC। अगला देखो, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? तो 1946 में, 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज। अगला देखो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में मान क्रांति कब हुई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में मान क्रांति कब हुई थी? 1977, 2000, 2060 और 1969 में। तो कब हुई थी मान क्रांति? तो आप सभी को पता है मान क्रांति 4th पीढ़ी में हुई थी हमारे कंप्यूटर में। तो 1960 में हुई थी। वैसे देखो सन दिया है तो 1960 में याद रखना। पीढ़ी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, कंप्यूटर की कितना पीढ़ी होती है, कब आई थी, सारी। अगली देखो, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? आप सभी को अभी ऊपर बताया तो एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर। कितने?
एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। कितने? एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। तो याद रखना, एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। और एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर। एक बाइट याद रखना, एक बाइट होता है जो 8 बिट के बराबर होता है, और एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा अपना। अगला, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? देखो इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस है। तो माउस सभी को पता है इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। देखो हम चर्चा करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ। देखो सबसे पहले करते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं। सभी याद रखना, एक क्वेश्चन पक्का छपेगा राजस्थान पुलिस में और 4th ग्रेड में। पक्का 1-2 क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाएगा। तो इनपुट डिवाइस देखो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक जिसे गेम में यूज किया जाता है, जॉयस्टिक, लाइट पेन जो डिजिटल बोर्ड पर अभी लिखा जाता है ऐसे, इसे लाइट पेन जो इनपुट डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल। अगला देखो ग्राफिकल टैबलेट, बारकोड रीडर, MICR, OCR और ओमार। आपकी जो ओमार सीट होती है उसको चेक करने के लिए जो होती है ओमार सीट, उसे ओमार रीडर यानी वो भी इनपुट डिवाइस होती है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR क्या होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और ये मैग्नेटिक होती है। अगला देखो अगला क्या है? तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? अगला है बायोमेट्रिक सेंसर। अगला देखो डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड भी इनपुट डिवाइस है। स्टेयरिंग व्हील और गेम पैड और मोशन सेंसर, ये भी इनपुट, सारी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला देखो कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। यह है आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, सभी याद रखना। क्या है? आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। यह सबसे आम आउटपुट डिवाइस है, सबसे आम आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को स्क्रीन पर दिखाता है। क्या है? मॉनिटर जो कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन होती है, जैसे आप सभी को पता है क्या होती है स्क्रीन। तो कंप्यूटर जो ये होता है ना, ये स्क्रीन, तो ये होता है मॉनिटर। जो हमें कोई भी वीडियो, टेक्स्ट और इमेज को देखते हैं ना, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसे मॉनिटर कहा जाता है। इसे वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी, जैसे वीडियो याद रखना नाम, VDU, तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म याद रखना वीडियो की। मॉनिटर का ये एक भाग है जिसे वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला देखो, अगला क्या है? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। तो जैसे हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रिंट आउट देता है, तो वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? ये आउटपुट डिवाइस। स्कैनर याद रखना इनपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ये डिजिटल जानकारी को कागज़ पर छापता है। क्या है? जैसे डिजिटल जानकारी को कागज़ पर छापता है। कोई भी हम जैसे कॉपी करवाते हैं, जेरोक्स करवाते हैं उसको, तो डिजिटल जानकारी को कागज़ पर छापता है, जिसे हम हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी यानी हमारे हाथों में जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हार्ड कॉपी। जैसे प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, डेजी हो गया, थर्मल हो गया, चेन प्रिंटर हो गया। देखो अगला अगला क्या है? स्पीकर तो आप सभी को पता है। जैसे आपकी अभी वॉइस आ रही है, वॉइस सुन रहे हो, आप सुन पा रहे हो, तो वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसे स्पीकर कहा जाता है। ये कंप्यूटर में आने वाली ऑडियो जानकारी, जैसे संगीत आवाज़ को ध्वनि में तरंगों में बदलकर हमें सुनाता है। अगला क्या है? हेडफोन, ईयरफोन। जैसे कुछ बच्चों ने अभी ईयरफोन लगा रखे होंगे, तो वो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। हेडफोन और ईयरफोन स्पीकर की तरह ही होता है, हेडफोन और ये ईयरफोन। अगला क्या है? प्रोजेक्टर। देखो अगला क्या है? प्रोजेक्टर। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी जैसे स्क्रीन होती है बड़ी सी, उस पर कुछ चित्र दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर का। किसका? प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। देखो
ये कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी बड़ी सतह पर जैसे दीवार या पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है, जिसे कई लोग एक साथ में देख सकते हैं। क्या है? कई लोग साथ में बैठकर देख सकते हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है। अगला देखो, अगला है प्लॉटर। प्लॉटर जो 2024-2022 में पूछा गया है राजस्थान पुलिस में, ये प्लॉटर। तो ये प्रिंटर जैसा ही होता है। क्या है? प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन प्रिंटर से थोड़ा बड़ा होता है ये। जैसे बड़ा हम कोई पैम्पलेट देखते हैं, बड़ा पैम्पलेट होता है ना, चाहे कहीं सड़कों पर लगा होता है, तो वो प्लॉटर के द्वारा ही छापा जाता है। लेकिन इसका उपयोग बड़े आकार के ग्राफिक्स, देखो ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ब्लू प्रिंटिंग, बैनर छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्लॉटर का। अगला देखो कि 1 मेगाबाइट यानी एमबी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट एमबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024। सॉरी, यहाँ पर बाइट ना करना, यहाँ पर आप केबी करो। क्या करो? केबी करो। तो 1000 एमबी में कितने केबी होते हैं? आप सभी को पता है 1000 एमबी में तो 1024 केबी होता है। और 1 GB में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी यानी 1 GB होता है अपना। अगला देखो, 1 GB में बताना है। क्या बताना है? 1 GB में कितने एमबी होते हैं? 1 GB में कितने एमबी होते हैं? तो कितने होते हैं आप सभी को अभी पता है। तो 1024 कितना होता है? 1024 एमबी होते हैं 1 GB में यानी जीबी में। अगला देखो, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके द्वारा बनी होती? तो आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से। किसे? सिलिकॉन से। देखो आईसी चिप 3rd पीढ़ी में यूज़ हुई थी। आईसी चिप कौन सी? 3rd पीढ़ी में। आगे हम चर्चा करेंगे सारी पीढ़ियों के बारे में। तो आईसी चिप याद रखना किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। इम्पोर्टेंट लगा लेना आप इसको। अगला देखो, डोस की फुल फॉर्म बताना है, डीओस की फुल फॉर्म बताना है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑनलाइन और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डीओस की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस की फुल फॉर्म। अगला एलयू की फुल फॉर्म बताना है। तो एलयू की फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने ऊपर चर्चा की थी सारी फुल फॉर्म के। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय इकाई। एलयू एक सीपीयू का ही भाग है। क्या है? सीपीयू का भाग। अगला देखो कि कंप्यूटर में किसी डाटा को स्टोर करने का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? इनमें से बताना है अपने को ऑप्शन में से। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, केबी है, एमबी है, टीबी है और जीबी है। तो इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो टेराबाइट यानी टीबी सबसे बड़ी इकाई है ऑप्शन के अनुसार। वैसे तो जो जियोबाइट होती है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी होती है बिट होती है अपनी। क्या होती है? बिट होती है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऊपर हमने सारी चर्चा की थी इनपुट के और आउटपुट के बारे में। तो मॉनिटर देखो, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, एक इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इनपुट है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। अगला देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला नेक्स्ट, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड में किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एक इनपुट डिवाइस का है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का है? तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एक एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। याद रखना एमएस वर्ड क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो 4th ग्रेड में ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे सीधे। फुल फॉर्म हो गई, इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई,
सीधा क्वेश्चन छपने वाला है, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान पुलिस में देखो 20 क्वेश्चन आएंगे। अगला कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसे माना जाता है, तो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा लवलेस। इन्हें क्या कहा जाता है, ये कंप्यूटर की मदर, क्या है, कंप्यूटर की मदर। जैसे कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जैसे कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, वैसे ही लेडी एडा अवलस को कंप्यूटर की मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की मदर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा, मदर ऑफ कंप्यूटर। अगला, कंप्यूटर बंद होने पर किसका डेटा नष्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर जैसे लाइट चल रही है, लाइट चलते चलते बंद हो गई, लाइट चली गई अपनी, तो कौन सी मेमोरी है जिसमें से सारा डाटा नष्ट हो जाता है, तो ये है रैम। क्या है, रैम एक अस्थायी मेमोरी। इसका अन्य नाम आ सकता है, देखो यहाँ से अस्थायी मेमोरी भी आ सकता है। क्या, अस्थायी मेमोरी भी आ सकता है। और स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो अपनी रोम अपनी स्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क आप सभी को पता है, जैसे हम जिसको टच कर सकते हैं उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। अगला क्या है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है, कौन सी है, तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है, ऑप्शन नंबर देखो ए रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो अभी आपको बताया था, तो कंप्यूटर की परमानेंट यानी स्थायी मेमोरी क्या है, स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखना आप सभी, रीड ओनली मेमोरी। और इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखो, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो है, सुपर है, मेन फ्रेम है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। आप सभी को बताना है कि इंडिया का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखो परम तो आएगा, परम का आगे क्या आएगा आप सभी को बताना है। अगला, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कारक कौन है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है, तो कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है, सेन माइक्रो सिस्टम्स। कौन है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। अगला, जेपीईजी की फुल फॉर्म बताना है। क्या है, जेपीईजी की फुल फॉर्म बताना है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट प्रोग्रामर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। सारी फुल फॉर्म के बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, जीआईएफ की फुल फॉर्म बताना है, तो जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है, ग्राफिकल्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अपना। नेक्स्ट देखो, यूआरएल की फुल फॉर्म बताना है। क्या है, यूआरएल की, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है यूआरएल की फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला देखो, एसटीटीपी की फुल फॉर्म बताना है। क्या है, एसटीटीपी की फुल फॉर्म बताना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एसटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। याद रखना, एसटीटीपी की वेरी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्या है, एफटीपी की फुल फॉर्म है। क्या है, एफटीपी की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पटवारी में रिसेंट पूछा गया था ये, पटवारी में एफटीपी की फुल फॉर्म तो क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अपना। अगला क्या है, ईमेल की, ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो ईमेल के जन्मदाता आविष्कारक कौन है, बिल गेट्स, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, सुंदर पिचाई। तो ईमेल के जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन। क्या है, रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा इसमें।
अगला देखो, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर विषय से संबंधित है स्पैम। जैसे जीमेल में कोई भी हम डाटा, जैसे हमारे ईमेल में जो भी कोई ईमेल आती है हमारे ज़रूरत की नहीं है, वो सबसे पहले कहाँ जाती है? स्पैम में जाती है। कहाँ? स्पैम में। अगला देखो, सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द क्या है? इनपुट है, एक आउटपुट है, प्रोग्राम है या सिस्टम है? सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। अगला, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई जानकारी को, चिन्ह व संख्यात्मक जानकारी को। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्या की जानकारी को ही कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। अगला, एक्सेस में वर्कबुक किसका संग्रहण करता है? तो एक्सेस में वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट्स, ए और बी, ऑप्शन नंबर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना सी, ए और बी दोनों, चार्ट्स और वर्कशीट दोनों का ही एक्सेस में किया जाता है। अगला देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक हार्डवेयर उपकरण, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वेब ब्राउज़र। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं वायरस। अगला, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग बताना है किस लिए किया जाता है? तो कट के लिए किया जाता है, कॉफ़ी के लिए किया जाता है, पेस्ट के लिए किया जाता है या अंडू के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस वी का पेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए? पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का। और कंट्रोल प्लस सी का कॉपी के लिए किया जाता है। किसको? किसी प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, कंट्रोल प्लस सी तो कॉफ़ी के लिए किया जाता है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एक्स बताना है। क्या बताना है? कंट्रोल प्लस एक्स। तो कॉपी, पेस्ट, कट, डिलीट। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस में किया जाता है? तो कट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कट के लिए किया जाता है। अगला, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग बताना है। रीडू के लिए, अंडू के लिए, सेव के लिए, प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। अंडू के लिए, रीडू के लिए तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है। किसका? अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। और रीडू के लिए तो कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग रीडू के लिए किया जाता है। देखो, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग सेव करने के लिए, किसको? सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। अगला, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को पुनः जैसे रीस्टार्ट करने के लिए तो कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, अल्ट प्लस F4, विनवर्ड प्लस R। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस DL का। अगला देखो, किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है स्थायी रूप से हटाने के लिए। और वैसे जैसे हम डिलीट का प्रयोग करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ऐसे किसी कंप्यूटर में किसी चीज़ को हटाया जाता है तो। और परमानेंट हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। वैसे कंट्रोल प्लस D का उपयोग किया जाता है, यानी डिलीट का। अगला, प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? DPI, CPI, WPM। इनके पहले तो आप सभी को फुल फॉर्म याद रखना है। देखो, डॉट पर इंच प्रति शब्द प्रति मिनट है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो डॉट प्रति इंच में, डॉट पर इंच में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा इसमें। अगला, URL में HTTP क्या दर्शाता है? तो URL में HTTP क्या दर्शाता है? तो ये एक प्रोटोकॉल को दर्शाता है। क्या? प्रोटोकॉल को दर्शाता है। अगला, .com डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
तो डॉट कॉम डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक संगठन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। किसके लिए डॉट कॉम का? वाणिज्य संगठन के लिए। नेक्स्ट देखो, .org डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक संगठन के लिए, सरकारी संगठन के लिए, गैर लाभकारी संगठन के लिए। तो ORG का .org का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैर लाभकारी संगठन के लिए किया जाता है। अगला, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहता है? तो मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड किया जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म आप सभी को बता दी गई, ऊपर सारी फुल फॉर्म एक साथ में। अगला देखो, अब हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की PDU के बारे में। किनके बारे में? PDU के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं, देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसका? वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया था। देखो अगली कि दूसरी पीढ़ी में बताना है। तो दूसरी पीढ़ी में किसका किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और IC का थर्ड पीढ़ी में यूज किया गया था। किसमें? थर्ड पीढ़ी में। देखो आगे चर्चा करते हैं हम। तीसरी पीढ़ी में देखो, तो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। अगला, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। अगला देखो, पांचवी पीढ़ी में क्या है? पांचवी पीढ़ी AI आधारित है। क्या है? AI आधारित है पांचवी पीढ़ी। VLS आधारित है। और एक क्या, 1 टेराबाइट TB में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो ये पटवारी में डिटो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 TB बराबर कितने GB होते हैं? तो 1 TB बराबर कितने GB होते हैं? 1024 GB, 1000 GB, 1024 MB, 1000 MB। तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। 1 TB बराबर 1024 GB होते हैं। अगला क्या है? C++ क्या है? तो C++ आप सभी को पता है। तो क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ हो गया, जावा हो गया। अगला, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, तो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कोई भी वायरस आता है तो उसको रोकने के लिए फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? स्थानीय सर्वर पर डाटा का स्टोर करना और इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा देखो तो इंटरनेट पर डाटा या सेवाओं को स्टोर या एक्सेस करना, तो ही क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है। याद रखना सभी। कंप्यूटर में शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा कमांड है? तो कंप्यूटर में शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा कमांड है? तो कंट्रोल+शिफ्ट+क्लिक ड्रैगन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर में किसी शॉर्टकट बनाने के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+क्लिक कर दबाते हैं। अगला, किसी कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट करने के लिए आप सभी को बताया था कंट्रोल+P। क्या है? कंट्रोल+P प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल+S सेव करने के लिए, V का पेस्ट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कंप्यूटर कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड है, उसमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कंट्रोल+D का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल+D का उपयोग। अगला, एक्सेस में एक सेल में डेटा दर्ज करने के लिए बाद अगली सेल में जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेस है, MS एक्सेस में एक सेल में डेटा दर्ज करने के बाद अगली सेल में जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो
देखो इंटर का भी उपयोग किया जाता है, टैब का भी उपयोग किया जाता है, एरो की का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट होगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए 2022 में पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे जितने भी फंक्शन की एक क्लास में वापस से फंक्शन की हो गया, जितनी भी कुंजियाँ हो गई, ये इम्पोर्टेंट जैसे फुल फॉर्म हो गई, एक क्लास में एक छोटी सी क्लास ले लेंगे, उसमें सारी चर्चा कर लेंगे। अगला देखो, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप सभी को ऊपर बताया था सारी इकाइयाँ, बाइट, बिट, निबल, किलोबाइट। तो क्या है? बिट। क्या है? बिट। अगला क्या है देखो, वेब ब्राउज़र क्या है? क्या है वेब ब्राउज़र? क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। क्या है? वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, याद रखना, वेब ब्राउज़र। अगला क्या है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है ये बताना है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आपने सुना है? गूगल ड्राइव नहीं होता है क्या? ये तो एक फ़ोटो को जैसे फ़ोटो वोटो रहती है उसमें रहता है अपना। तो ये क्या है? गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये क्या है? वेब ब्राउज़र यानी सर्चिंग इंजन है ये सारे। अगला देखो, मॉड्यूम का फुल फॉर्म बताना है। क्या है? मॉड्यूम का फुल फॉर्म बताना है। तो आप सभी को बताया, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इंपॉर्टेंट लगाना है ना, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन, मॉड्यूम का फुल फॉर्म। अगला क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से पूछा गया था कौन सा एक नेटवर्क क्षेत्र नहीं है? तो लेन की फुल फॉर्म वहाँ पर गलत दी गई थी। तो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और आगे देखो, WAN की फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म याद रखना, ज़रूर याद रखना आप सभी इनकी। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होती है? WAN की फुल फॉर्म होती है, WAN की, लेन की, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखो, एक कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग, पार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अन्य उपकरणों को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए। कोई भी जैसे पार्ट, मतलब जैसे कोई अपना केबल हो गया, केबल होता है ना, USB, जैसे USB, तो उसका उपयोग किसके लिए जाता है? तो अन्य उपकरणों को, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ही इनका कंप्यूटर पार्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। अगला क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है। तो MS वर्ड, विंडोज़, एंटीवायरस, फोटोशॉप। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर के CPU और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर को कौन से नियंत्रण करता है? जैसे कंप्यूटर का CPU हो गया और मुख्य मेमोरी, तो इनके बीच में क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है, यानी CPU जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है इनके बीच में, याद रखना, CPU। और ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। रजिस्टर भी एक CPU का ही भाग है, याद रखना, CPU का रजिस्टर CPU का ही एक भाग है। अगला देखो, कंप्यूटर में वे क्या है? तो एक वायरस है, एक प्रोग्राम में त्रुटि है, एक हार्डवेयर समस्या है, या एक इनपुट डिवाइस है। तो क्या है? ये एक प्रोग्राम में त्रुटि होती है जिसे बैंक कहा जाता है। क्या होता है? त्रुटि होती है। अगला क्या अपना, कंप्यूटर में डिबिंग का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तो प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और ठीक करना ही कंप्यूटर में डिबिंग का अर्थ होता है। डिबिंग की याद रखना आप, बिगिंग। तो कंप्यूटर में जैसे कोई प्रोग्राम है उसमें त्रुटियों को खोजने और ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है BIOS की फुल फॉर्म बताना है। इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पर, BIOS की। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, PNG की फुल फॉर्म बताना है। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG की फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग बताना है। क्या? तो
कैश मेमोरी क्या है? तो ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा को तेज करती है। तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में लगी होती है क्या? अपने कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी, याद रखना, सबसे छोटी का इस कैश मेमोरी होती है, सबसे तेज होती है। अगला, प्रिंटर के लिए कौन सा डिवाइस ड्राइव की आवश्यकता होती है? मॉनिटर की, साउंड की, प्रिंटर की या नेटवर्क की? तो प्रिंटर के लिए ओबियसली की प्रिंटर की ही उपयोग होता है, डिवाइस प्रिंटर का कंप्यूटर में इंटरकेट करने के लिए। अगला क्या है? तो कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? तो ये नेटवर्क सुरक्षा है। क्या है फायरवॉल? अभी ऊपर चर्चा किए थे, क्या है? एक नेटवर्क सुरक्षा है। कोई वायरस आता है उसको रोकने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है अपना ये। क्या है अंतिम क्वेश्चन? तो कंप्यूटर में किसी डेटा या फाइल को सहेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेविंग का। किसका लिए? सेविंग का। Ctrl+S का उपयोग किया जाता है, किसका? सेव करने के लिए। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आगे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, कहीं जाना मत। आगे क्या रहेगी? हिंदी की क्लास रहेगी। तो ओके। तो हिंदी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम अध्ययन व्याख्या सहित करने वाले हैं। उसी प्रकार के आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी के पास इस क्लास का लाभ पहुंच सके। और जिसने अभी तक नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है वो नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले क्लास आपके पास पहुंचे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। पहले जो टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी का वो है वर्ण, विचार और वर्तनी से। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्षय, त्रय और ज्ञ क्या है? देखिए ऑप्शन है इसके, ये मूल स्वर है या शुंक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए जो क्षय, त्रय और ज्ञ क्या है। क्षय देखिए किससे मिलकर बना है? क्षय मिलकर बना है क और श से, ठीक है। और त्रय किससे बना है? त्रय बना है तय और र से। और ज्ञ जो है वो किससे मिलकर बना है? जय और ण से। तो इसका जो मतलब कि ये जो है ये क्या है? तीनों के तीनों शुंक्त व्यंजन हैं। तो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, अतः ये क्या है? शुंक्त व्यंजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ख हो जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण ताल्यव्य नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा जो वर्ण है वो ताल्यव्य नहीं है। देखिए जो इसके जो क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। च, छ और जय और अड़े। च, छ और जय जो है ताल्यव्य व्यंजन है, जबकि अड़े जो है वो क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। इसी प्रकार हम व्याख्या सहित इन सभी क्वेश्चनों की करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमारे को दो या अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए च क्या है? तो च क्या है? तरण ये वर्ण ताल्यव्य है, मतलब कि ताल्यव्य वर्ण है। छ क्या है? ताल्यव्य वर्ण है। और ड क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, ड और ढ व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ड और ढ व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो ड और ढ को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो जीभ है वो जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी देखिए किसकी है, कवियत्री लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि कवियत्री के अंदर 3 मात्रा आती है, विशेष रूप से ध्यान रखना, वह के ऊपर, यह के ऊपर और त्रय के ऊपर। ये जो मात्रा है वो किसके ऊपर, तीनों के ऊपर आती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कवियत्री का शुद्ध रूप। तो कवियत्री होता है, जो कवियत्री क्या है, एक स्त्रीलिंग रूप है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो क्वेश्चन है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जो प्रत्येक वर्ण का जो पहला होता है, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, अघोष वर्ण कहलाता है। तो देखिए क हो गया, ख हो गया, ये पहले और दूसरे हो गए, च हो गया, छ हो गया, ये क्या हो गए, पहले और दूसरे, त हो गया, थ हो गया, ये क्या है, अघोष वर्ण है। तो ग क्या हो गया, अघोष वर्ण नहीं है, घ भी नहीं है, च देखो च है, तो च क्या हो गया, अघोष वर्ण के अंदर आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है। निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है। तो अलप प्राण वर्ण कौन से होते हैं वो देखिए, पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा कौन से होता है, क ग अड़े, च ज न आदि इस प्रकार के। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये रे ल व क्या कहलाते हैं, अलप प्राण होते हैं। तो इसका देखिए इनमें से पूछा है कि अलप प्राण वर्ण कौन सा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें अलप प्राण व्यंजन कौन सा हो गया, ग हो गया। ग ऑप्शन का जो क वर्ण है क्या हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई किस प्रकार का स्वर है। ई देखिए किस प्रकार का स्वर है, हर्षव स्वर है, दीर्घ स्वर है, या प्लुत स्वर है, या शुंग स्वर है। ई एक दीर्घ स्वर है, इसके उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगना समय लगता है। देखिए एक होता है ई, देखिए एक तो छोटी ई होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम ई बोलते हैं। एक जो बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो ज़्यादा समय लगता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श श स है कौन से व्यंजन हैं। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, तो ये क्या है, उष्म व्यंजन है। तो देखिए श स है कौन से व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन है, तो ध्यान में रखेंगे ये कौन से हैं, उष्म व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से क्या निकलती है, गर्म हवा निकलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान वो क्या होता है, नासिका होती है। क्या होती है, नासिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो महाप्राण दूसरा और चौथा देखिए, क पहला है, ग क्या है, तीसरा वर्ण है, ख क्या हो गया, दूसरा वर्ण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। मतलब कि ग ऑप्शन और ख जो वर्ण है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गए हमारे वर्ण के क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं संधि के क्वेश्चन। संधि का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। देखिए सूर्य घन उदय, सूर्योदय का क्या बनेगा, सूर्य घन उदय बनेगा। सूर्य घन उदय मतलब कि इसमें क कौन सा वर्ण आ गया, ए प्लस उ के मिलने से क्या बनेगा,
ओ बनेगा। तो सूर्य घन उदय किसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्यघन उदय होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन का संधि विच्छेद है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, पो घन अन होता है। क्या होता है, पो घन अन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका देखिए ओ और अव के मिलने से, ओ और अव के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, अव का ओ और ए के मिलने से, किसके मिलने से, और ए के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, अव का निर्माण हुआ है। जिसमें अव बनता हो, आव बनता हो, वो कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। तो पवन में कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत का संधि विच्छेद देखिए कौन क्या होता है, स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुघन आगत। सुघन क्या होता है, आगत होता है। तो सुघन आगत में देखिए सु का मतलब उ प्लस आ, उ प्लस आ के मिलने से क्या बन गया, वाह बन गया। जिसमें ये रे ले वे बनते हों उसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। कौन सी होती है, यण संधि। स्वागत में क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद सुघन आगत हो, उसका राइट ऑप्शन हो गया। तो संधि पूछे तो स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्कपट में कौन सी संधि है, निष्कपट में कौन सी संधि है। तो निष्कपट में का यदि हम संधि विच्छेद करें तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होता है, निघन कपट होता है। निघन कप क्या होता है, कपट होता है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो गई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागीश का संधि विच्छेद है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है, वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक घन ईस। क्या होता है, वाक घन ईस होता है। तो वाक घन ईस में देखिए क और ई के मिलने से किसका निर्माण हो गया, गी का निर्माण हुआ है। तो क घन ई के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, दोनों के व्यंजन हैं। तो व्यंजन का निर्माण होने से इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और वागीश का जो संधि विच्छेद क्या हो गया, वाक घन ईस हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में कौन सी संधि है, देखिए सदा घन एव को क्या है, सदा घन एव। सदा घन एव में क्या बन गया, देखो आ और ए के मिलने से किसका निर्माण हो गया, ए का निर्माण हो गया। आ और ए का निर्माण के मिलने से किसका हो गया, ए का निर्माण हो गया। तो इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो ध्यान में रखना, जिस शब्द के अंदर डबल मात्रा ऊपर लगी हो वो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। तो ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट है कुछ लगभग, उसमें कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि के उदाहरण हमारे को देखने को मिलते हैं। अत्याचार, अत्याचार के अंदर आपको शुद्ध शब्द के अंदर भी पूछा जाता है कि अत्याचार का शुद्ध शब्द बताइए। तो ध्यान में रखना है, अत्याचार होता है। अत्याचार का जो संधि विच्छेद वो क्या होता है, अति घन आचार होता है। क्या होता है, अति घन आचार होता है। अति घन आचार का मतलब ई और किसके मिलने से, आ के मिलने से किसका निर्माण हो गया, या का निर्माण हो गया। तभी आपको बताया था जिसके अंदर ये व और रे का निर्माण होता है वो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो गया, अति घन आचार हो गया। फिर नेक्स्ट को देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, इसका यदि संधि विच्छेद करें तो क्या हो गया, जगत घन क्या हो गया, नाथ हो गया। क्या हो गया, जगत घन नाथ हो गया। तो देखिए तय और किसके मिलने से, न के मिलने से क्या बनता है, न बनता है। तो इसमें देखिए कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। महर्षि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, महर्षि का होता है महागण ऋषि।
क्या होता है, महाघन ऋषि होता है। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, महाघन ऋषि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्विकार में कौन सी संधि है। निर्विकार में कौन सी संधि है, निर्विकार में है निघन विकार। क्या होता है, निघन विकार होता है। तो निघन विकार में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो गई। इसी प्रकार हमारे जो संधि के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही हम इस क्लास के अंदर कर रहे हैं। यदि हम पूरी संधि करने बैठें तो समय बहुत अधिक लगता है। इसके लिए आप और अदर क्लास देखिए पूरी संधि के लिए। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको पूरी क्लास देख सको। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुँच सके। इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा है समास का टॉपिक। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समास के अंदर देखिए, दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में देखिए 10 है आनंद जिसके। दशानन का मतलब क्या होता है, 10 है आनंद जिसके, वो कौन होता है, रावण। तो अन्य पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान होता है तो वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जिस प्रकार से त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र, तो अन्य पद क्या है, प्रधान है। तो इसके अन्य के बारे में वर्णन किया जा रहा है तो अन्य पद प्रधान है तो वहाँ पे कौन सा समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन। प्रतिदिन का समास विग्रह करें तो क्या होता है, दिन दिन होता है। तो दिन दिन में क्या होता है, प्रति क्या एक अवयव है, प्रति क्या एक अवयव, अतः इसमें कौन सा समास हो गया, अवयवी भाव समास हो गया। फिर देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र। तो राजपुत्र में कौन सा समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र। तो क्या होगा, राजा का पुत्र होगा। तो राजा का पुत्र देखिए का आ गया जिसके अंदर कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसका तो ऑप्शन देखिए वो कौन सा है, ग नंबर ऑप्शन हो गया। नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए अभी आपको बताया था नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, क्या हो गया, नीला है कंठ जिसका। तो इसके अंदर यदि आपको नीला है कंठ जिसका तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। यदि ऑप्शन के अंदर बहुव्रीहि समास नहीं दिया हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन मानेंगे, कर्मधारय भी मान सकते हैं। तो देखिए वही दिया हुआ है जो मैंने बताया अभी आपको कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसको क्या होता है, शिव होते अन्य पद प्रधान है, अतः यह बहुव्रीहि समास है। यदि विकल्प में बहुव्रीहि न हो तो क्या हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा का मतलब क्या होता है, 4 रास्तों का समूह है। 4 रास्तों का समूह है, क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। जिसके अंदर किसी संख्या का यदि वर्णन दिया हो तो द्वि का मतलब भी संख्या होती है। और द्वंद्व देखिए द्विगु, द्विगु के अंदर द्वि दिया हुआ है तो द्वि का मतलब भी 2, और संख्या के अंदर भी क्या होता है, कोई संख्या दी होती है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जिसके अंदर संख्या दी होती है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है। अब देखिए माता पिता में माता और क्या होते हैं, पिता होते हैं। माता पिता का यदि समास विग्रह करें तो क्या बनेगा, माता और पिता। माता और पिता, इसका समास विग्रह हो गया माता और पिता। अब देखिए माता और पिता दोनों क्या है, प्रधान है। तो इसमें कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो हम पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन, कमल नयन का यदि समास विग्रह करें तो क्या होता है, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन।
तो कमल के समान नयन, इसमें कौन सा, इसमें जो प्रधान वो क्या है, कर्म प्रधान हो गया, तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो गया, कर्मधारय समास, गए ऑप्शन हो गया। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट का मतलब भरपेट में भर के अवयव है, अतः इसमें कौन सा समास हो गया, अवयवी भाव समास हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, रोग मुक्त में कौन सा समास है, रोग मुक्त का यदि संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, रोग से मुक्त, क्या बनेगा, रोग से मुक्त। तो रोग से मुक्त में अपादान कारक है, अपादान से कारक हो गया, तो जिसमें इसमें कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अभी आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से यदि किसी में कारक विभक्ति का लोप हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। फिर देखिए वीणा पाणी में कौन सा समास है, वीणा पाणी का संधि विच्छेद करें तो क्या आता है, वीणा है पाणी में जिसके, वीणा पाणी का अर्थ क्या होता है, वीणा है पाणी में जिसके, तो वो कौन है, सरस्वती माता है, सरस्वती, सरस्वती मैया वीणा पाणी है। तो अन्य पद प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, जहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो आप जो क्वेश्चन के अंदर कर्मधारय और बहुब्रीहि के अंदर कंफ्यूज होंगे वो थोड़ा ध्यान में रखना। अन्य पद प्रधान हो, जिस प्रकार से त्रिनेत्र हो, नीलकंठ हो, वीणापाणी हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो समास के हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। फिर है शब्द विचार, तत्सम तद्भव, देश विदेश, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द देखिए कौन सा है, तो तत्सम शब्द है इनमें से आग है या आज है या आम्र है या आंख है। तो आम्र जो है एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव क्या होता है, आम होता है, इसका तद्भव क्या होता है, आम होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव देखिए कार्य है या दुग्ध है या हाथ है या रात्रि है। तो देखिए कार्य जो है वो एक तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है, रात्रि भी क्या है, तत्सम है। तो हाथ जो है, हाथ का तो यदि हम तत्सम रूप देखें तो हाथ का तत्सम रूप क्या होता है, हस्त होता है। तो हस्त का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, हाथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किवाड़ शब्द है, किवाड़ बताना है कि तत्सम है या तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो किवाड़ जो है एक तद्भव शब्द है, किवाड़ क्या है, तद्भव शब्द है, जिसका जो तत्सम रूप जो होता है, किवाड़ का जो तत्सम रूप क्या होता है, कपाट होता है। क्या होता है, कपाट होता है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द बताना है, अदालत है या गड़बड़ है या किताब है या स्कूल है। तो देशज शब्द जो है वो है गड़बड़। कौन सा है, गड़बड़। इसकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं है क्योंकि ये देशज शब्द है, इसलिए इसको देशज शब्द की श्रेणी में रखा गया है। पुस्तकालय किस प्रकार का शब्द है, पुस्तकालय किस प्रकार का शब्द है। पुस्तकालय देखिए, पुस्तक घन आलय क्या होता है, पुस्तक घन आलय। तो ये एक दो शब्दों से मिलकर बना है, तो मतलब कि ये कैसा शब्द हो गया, एक यौगिक शब्द हो गया। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलज किस प्रकार का शब्द है। जलज जो है किस प्रकार का शब्द है। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, जलज कहलाता है। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, जलज कहलाता है। यौगिक होने के साथ साथ किसी विशेष अर्थ कमल के लिए रूढ़ हो गए, अतः ये कौन सा है, योग रूढ़ शब्द है। तो जो जलज है वो जल में जन्म लेने वाला यौगिक हो गया। यौगिक होने के साथ साथ यह एक कमल के लिए रूढ़ हो गया, तो इसलिए इसका जो आंसर क्या रहेगा, योग रूढ़ रहेगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट शब्द है। पेट बताइए,
देशज है या विदेशज है, या तत्सम है या तद्भव है। जो पेट जो है वो क्या है, देशज शब्द है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, इसमें से बताना है। खिड़की है, थैला है, या डॉक्टर है, या जूता है। तो डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अतः ये क्या हो गया, विदेशज हो गया। तो डॉक्टर जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए क्या हो गया, विदेशज हो गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का तत्सम रूप है। घोड़ा का तत्सम रूप क्या है। तो घोड़ा का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, घोटक होता है। क्या होता है, घोटक। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क ऑप्शन हो जाएगा। अशब्द नहीं होता, ध्यान में रखना। तो निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं। तो बताना है रूढ़ शब्द कौन सा है। जल एक रूढ़ शब्द है जिसके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनके खंड करने पर कोई सार्थक शब्द अर्थ जो है नहीं निकले, वो कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो जल एक क्या है, रूढ़ शब्द है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जो क्वेश्चन है हम आगे नेक्स्ट करने वाले हैं। देख लिए, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए गंगा क्या है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जब अध्ययन करते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाम से, जिस प्रकार से गंगा एक नदी है, विशेष नदी है, तो वो कौन सी होगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा से मतलब है कि एक अवस्था है या भाव का बोध करवा रही है। बुढ़ापा क्या एक भाव का बोध कराता है, मतलब ये क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा के रूप में वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, फिर है लड़ाई भी एक भाववाचक संज्ञा है, और मोहन है, मोहन क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसी पुरुष का बोध करवा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट है कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाता। तो यदि निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाए तो निश्चयवाचक होता है, नहीं करवाए तो अनिश्चयवाचक होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह घर मेरा है। इस वाक्य में यह क्या है। यह देखिए, यह यहाँ संज्ञा जो क्या है, घर है, से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं, अतः सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इसलिए किसी की विशेषता बताए तो विशेषण है। यदि किसी पार्टिकुलर चीज़ की बताए, जिस प्रकार से संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। चतुर का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। चतुर का भाववाचक रूप क्या होता है। चतुर का भाववाचक रूप चतुरता, बिल्कुल सही है। चतुराई भी होता है, चातुर्य भी होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये सभी। तो मतलब कि जो चतुर के भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो गए, तीनों ही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के आप सभी को पता है कि 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 विशेषण, डी ग ऑप्शन हो जाएगा। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में बहुत क्या है, बहुत दूध की मात्रा के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत दूध की मात्रा बता रहा है जो कि परिमाण है, अतः यह क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, गा, क्रिया के मूल रूप क्या होती है, धातु होती है।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? तो अकर्मक क्रिया पूछिए जिसके अंदर कर्म नहीं होता, तो पढ़ना एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक पूछा है। सकर्मक के अंदर क्रिया का वर्णन होता है, जो क्रिया सहित होती है उसे सकर्मक, जो क्रिया के बिना होती है वो अकर्मक होती है। तो पढ़ना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। खाना क्या एक सकर्मक है। सोना क्या? सोना एक अकर्मक क्रिया है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। रमेश जोर जोर से हंस रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? हंसना एक अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो जोर जोर से हंस रहे, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो क्रिया क्या एक हंसना है। क्या है? हंसना है। ठीक है, तो वो क्रिया भी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ाना क्या एक क्रिया है। ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के प्रकार है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो स्वयं जो करता है वो कार्य न करके किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। वह खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की जाती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो खाकर सो गया, तो सोने से पहले कौन सी क्रिया हुई है? खाने की हुई है। तो सोने से पहले हुई है, तो इसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से बनने वाली नाम धातु क्रिया है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। हाथ से हथियाना बनता है। क्या बनता है? हथियाना बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अवयव का क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमोदी बोधक का अध्ययन करेंगे हम। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे चलने की रीत, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे चलने की रीति या तरीका बता रहे, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, मैं कल आऊँगा, इस वाक्य में कल क्या है? कल जो है वो समय का बोध करा रहा है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो समय का बोध करवाए वो कौन सा विशेषण होता है? क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में पर क्या है? मेज के ऊपर रखी है, तो मेज क्या एक संज्ञा है। संज्ञा का शब्द अन्य पुस्तक से बता रहे, अतः यह संबंध बोधक हो गया। तो मेज पर रखी है, तो मेज का संबंध किससे है? पुस्तक से है, तो संबंध बता रहे, इसलिए इसका क्या हो गया? संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो गया। फिर देखिए, और तथा एवं किस प्रकार के अवयव है? और तथा एवं ये दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, अतः ये कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। तो और एवं क्या काम करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गए। यदि संबंध को बताएं तो वो संबंध बोधक है, नहीं तो देखिए ये समुच्चय का बोध करवा रहे हैं, ये समुच्चय बोधक हो गए। यह कितना सुंदर, यह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में यह क्या है? यह एक हर्ष, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः यह क्या हो गया? विषमादि बोधक अवयव हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, लिंग, वचन और कारक, नेक्स्ट जो टॉपिक है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है कौन सा है? नदी क्या है? एक पुल्लिंग है। रोटी क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या हो गया? देखिए वापिस से नदी, नदी चलता है या चलती है? नदी चलती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। रोटी खाता, रोटी को हम खाते हैं, क्या करते हैं? रोटी खाई जाती है। रोटी कहते हैं, खाई जाता नहीं है, रोटी खाई जाती है, तो रोटी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। पानी बहता है, हम क्या कहते हैं कि पानी बह रहा है, पानी बहता है, पानी चल रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी कहते पानी चल रही है, तो क्या हो गया? पानी क्या एक पुल्लिंग लिंग हो गया। अन्य सभी, बकरी क्या एक स्त्रीलिंग है। फिर नेक्स्ट देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या हो गया? कवियत्री हो गया। स्टार्टिंग में हमने शुद्ध रूप अशुद्ध में किए थे, तो कवि का क्या होगा? कवित्रित। क्या ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या है? देखिए, पुस्तक का बहुवचन हम क्या बोलते हैं? पुस्तकें। क्या बोलते हैं? पुस्तकें। पुस्तक को नहीं होता, पुस्तकें होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? को किस कारक का, जो को है वो किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, देखिए क्या है? कर्ता ने कर्म को है, तो देखिए को चिन्ह कर्म और संप्रदान दोनों में आता है, अतः देने के अर्थ में यह संप्रदान कारक है। देने के अर्थ में आएगा तो ये क्या आएगा? संप्रदान कारक आएगा। ठीक है। फिर देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण से आ गया, तो इसमें कौन सा आ गया? कर्ण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखो से कर्ण से आ गया। और साथ में यदि किसी चीज़ से अलग होने का यदि भाव प्रकट हो, अलग होने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पे कौन सा कारक आता है? अपादान कारक यूज़ में किया जाता है। तो से अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? अपादान कारक यूज़ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही आपको करवाए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज करते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल में साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास क्लास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों के लिए फल लाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, छात्रों के लिए का जब भाव प्रकट हो तो संप्रदान कारक का आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है? विवाह। विवाह होता है, इस क्या विवाह होती है? विवाह तो होता है, तो इसका जो क्या हो गया? विवाह तो क्या है? पुल्लिंग है। श्रम होनी चाहिए, श्रम होता है, बिल्कुल सही। आयु होती है, आयु होता थोड़ी बोल रहे हैं, उसकी आयु इतनी होती है या उसकी आयु इतनी है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग हो गया, तो इस आयु क्या एक स्त्रीलिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग पूछा गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गे ऑप्शन हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने, तो क्या होता है? कर्ता ने होता है। तो कारक थोड़ा ध्यान में रखना, कारक पढ़ लेना, तो गे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कर्ता ने। फिर है नदी शब्द का बहुवचन है। फिर हम क्या बोलते हैं? नदी को क्या बोलते हैं? नदियाँ। क्या बहती हैं? नदियाँ बहती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियाँ होती है, तो ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संबोधन कारक का चिन्ह है, संबोधन क्या होता है? हे और अरे। संबोधन, किसी को हम संबोधन करते हैं तो हे और अरे संबोधन कारक के चिन्ह है, जो किसी को पुकारने के लिए प्रयोग होते हैं, तो हे और अरे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल किसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, जलद नहीं होता। जलद किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का बताना है, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? पावक होता है। क्या होता है? पावक होता है। और व्योम आकाश का होता है, और अनिल क्या होता है? वायु का होता है। सलील किसका होता है? जल का पर्यायवाची होता है। फिर देखिए, आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? अंबर होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? अंबर होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, अंधकार का विलोम शब्द है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? उजाला और रोशनी भी इसके समानार्थी हैं। तो देखिए, अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश नहीं होता, अंधकार का विलोम शब्द पूछा है, हाँ सही है। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है, उजाला हो गया, रोशनी हो गया, तो ये सभी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अमृत का विलोम शब्द है, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। जगदीश है, परमात्मा, भव, देशराज। देशराज किसका है? देशराज है इंद्र का पर्यायवाची है। और जी भी ये तीनों किसके हैं? ईश्वर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्मी का विलोम शब्द क्या होता है? गर्मी का आप सभी को पता है, सर्दी होता है, शीतलता होता है। ये देखिए, हम यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन को करके चलें तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो गर्मी का शीतलता भी होता है, सर्दी भी, ठंड भी होती है, ये सभी हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन को कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छे से देखना होता है। उन्नति का विलोम शब्द है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। रात का पर्यायवाची नहीं है, रात का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
दिवस दिन का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? दिवस दिन का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा या स्तुति। विलोम शब्द है, यहाँ प्रशंसा अधिक उपयुक्त रहेगा, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रशंसा। क ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अंबर शब्द का अनेकार्थी नहीं है, अंबर का बताना है। तो अंबर, अग्नि, अंबर का अनेकार्थी नहीं है। अंबर का अर्थ आकाश, वस्त्र और बादल भी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबर, अग्नि जो है इसका अनेकार्थी नहीं है। फिर देखिए, कनक शब्द का अनेकार्थी है, तो कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, ये सभी होते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है। जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो क्या कहलाता है? अज्ञात शत्रु। जिसका कोई शत्रु, कोई जन्मा न है, वो क्या कहलाता है? अज्ञात शत्रु। उस व्यक्ति को जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। आंख का तारा होना का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? विनाश करना या तहस नहस कर देना, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तहस नहस कर देना या विनाश करना। राइट ऑप्शन ख ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति को अनायास कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति, कोई अयोग्य व्यक्ति है उसको श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना क्या होता है? अंधे के हाथ क्या लगना? बटेर लोकोक्ति है। अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अब देखिए ऑप्शन देखिए इसके, अब सबका अपना मत होना या अपनी बात मनमानी करना या स्वतंत्र होकर गाना। अपनी डफली अपना राग करता है, सबका अपना अपना मत होना या कोई तालमेल न होना। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, गागर में सागर भरना का अर्थ है। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात कह देना। तो थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात कहने का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना। फिर नेक्स्ट देखिए, एक पंथ दो काज का अर्थ है। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक ही समय में दो काम करना, बिल्कुल सी है। एक काम से दूसरा काम बन जाना, दो रास्ते पर चलना या दो नावों पर पैर रखना। एक ही समय में दो काम करना क्या कहलाता है? एक पंथ दो काज। वाक्य विचार विराम चिन्ह देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। तो आज्ञा के आधार पर जो वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, वह पढ़ता तो पास हो जाता। यह किस प्रकार का वाक्य है? वह पढ़ता, हम यदि किसी के संकेत कर रहे हैं तो संकेत करने के बोध में है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। वह वाक्य एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना बता रहे हैं, तो यह क्या हो गया? संकेतवाचक हो गया। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य के अंदर और शब्द से दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे राम पढ़ता है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। जब राम आया तब श्याम आया, ये भी नहीं है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये है। और जैसे योजक शब्दों से जुड़े 2 स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। ठीक है,
पहला ऑप्शन वह ईमानदार है, मिश्र वाक्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। तीसरा है वह आया और चला गया, सूरज निकला और पक्षी चहचने। और ये तो क्या हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए। तो मिश्र वाक्य मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, एक वाक्य दूसरे पर क्या हो गया, आश्रित हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाह किस प्रकार का विश्राम चिन्ह है। वाह क्या है, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होता है। तो वाह क्या है, एक विस्मयादि बोधक किस विराम चिन्ह आता है। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक के लिए आप सभी को पता है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संक्षेप चिन्ह को और क्या कहते हैं, संक्षेपक चिन्ह को लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर के बाद डॉट लगाते हैं वो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, संक्षेपक चिन्ह को क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। माता पिता के बीच लगने वाला चिन्ह है, माता पिता के बीच क्या लगता है, द्वंद्व समाज के शब्दों के बीच योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। जिस प्रकार से ये लगाते हैं माता और पिता, तो ये क्या हो जाए, योजक चिन्ह हो गया। किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ज्यों का त्यों प्रयोग करने के लिए उसके अंदर उद्धरण चिन्ह का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्यवस्थित रूप जिसके अपेक्षित अर्थ प्रकट हो कहलाता है। शब्दों को व्यवस्थित और सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्यवस्थित और रूप और जिसके अपेक्षित अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। वह चला गया और मोहन आ गया, वह कौन सा वाक्य है, वह और से जुड़ा है। अतः ये क्या देखिए, तो वह चला गया और आ गया, तो और आने से इसमें कौन सा वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो मिश्र वाक्य होता है, नॉर्मल सामान्य वाक्य हो तो वो कैसा होता है, सरल वाक्य कहलाता है। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चली गई। भाई देखिए, तो ये एक दूसरे पर आश्रित है। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चली गई, ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य की समाप्ति पर किसका यूज होता है, पूर्ण विराम का यूज। तो वाक्य की समाप्ति पर गए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए, अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग थोड़े समय के लिए रुकने के लिए यूज होता है। तो अल्प विराम का कहाँ होता है, थोड़े समय के रुकने के लिए। तो क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और हमने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस महा मैराथन क्लास में से आपको हूबहू क्वेश्चन छपने को मिलेंगे।